स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से दृष्टि IQ जीके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि अभी हाल ही में 49वें मुख्य न्यायाधीश शपथ लेने वाले हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो हम उनके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और उससे पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। फर्स्ट से सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जिसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कानून का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जिसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। यानी इस अगर जो सर्वोच्च न्यायालय एक बार अपना फैसला सुना देता है तो उसके बारे में आप किसी भी कोर्ट में दोबारा से अपील नहीं कर सकते हैं। इस न्यायालय का जो फैसला रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा संविधान के अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 124 से लगाकर 147 तक, ठीक है, ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। 124 से लगाकर 126 तक, ठीक है। नेक्स्ट होगा संविधान के अनुच्छेद 124(1) में 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद में 124(1) में किसकी व्यवस्था की गई है? सर्वोच्च न्यायालय की। यह भी आपको याद रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर क्लियर है सभी को? सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा आपको मैंने बता दी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा मैंने आपको बता दी। संविधान के 124 से लगाकर 147 तक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में है, ठीक है। संविधान के एक अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आपको सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही जवाब होगा जस्टिस उदय उमेश ललित, ठीक है। कौन बने हैं? जस्टिस उदय उमेश ललित, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस उदय उमेश ललित। ये आपको याद रखना है। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है। ये अभी 27 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और किस नंबर के बनेंगे? ये 49वें मुख्य न्यायाधीश ये बनेंगे, ठीक है। वह 2 महीने 2 हफ्ते यानी 2 महीने 2 हफ्ते कुल 75 दिन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे और 9 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिए, सिर्फ ये 2 महीने 2 हफ्ते यानी 75 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 9 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 महीने 2 हफ्ते 75 दिन। अभी आपसे एग्जामिनर में पूछा जा सकता है कि अभी 49वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका कार्यकाल कितने समय का है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? 75 दिन का या फिर 2 महीने 2 हफ्ते का रहेगा। और रिटायरमेंट का पूछ ले कि इनका रिटायरमेंट कब है, तो 9 नवंबर को इनका रिटायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद इन्हें देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पदभार संभालेंगे इनके बाद, ठीक है। इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़, जो कि देश के कौन से वाले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? 50वें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। और ये है ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 को ये
इस पद तक रहेंगे। 10 नवंबर 2025 तक ये इस पद पर कार्य संभालेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइंड करिएगा सारे के सारे। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। यह 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। 9 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे और इनके बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। और ये ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 को ये इस पद तक रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं फिर। भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने किनका स्थान लिया है? ठीक है, किनके स्थान पर ये जस्टिस बने हैं? तो सही जवाब होगा जस्टिस NV रमना, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, इनके स्थान पर अब कौन जगह लेंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, जस्टिस NV रमना उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं? सही जवाब होगा अनुच्छेद 124(6) में। ठीक है, अनुच्छेद 124(6) में ये उल्लेख है कि न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ही शपथ लेंगे। ठीक है, या तो राष्ट्रपति इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसके द्वारा ये इनको शपथ ग्रहण कराएंगे। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाली सभी न्यायालयों पर लागू होगा? तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 141 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 141 के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? ठीक है, सही जवाब होगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में उल्लेख है कि 65 वर्ष तक की आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपनी 65 वर्ष तक की आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो 131 अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सारे, तो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा या तो फिर आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 में ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार की क्षेत्र की व्याख्या की गई है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 124(2) में। अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के कुल मूल अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या की गई है 124(2) में। अनुच्छेद 124(2) में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट होगा, भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 124(3) में। ठीक है, अनुच्छेद 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 124(3) में। ठीक है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
मुख्य न्यायाधीश जो भी हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सही जवाब होगा 34। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 यानी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही जवाब होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो अभी मैंने बताया था मुख्य न्यायाधीश अपनी 65 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद भी बताया था, आप मुझे नीचे कमेंट करके किस अनुच्छेद के तहत ये रह सकता है। नेक्स्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है? भारतीय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है? सही जवाब होगा 2,80,000 प्रति माह। ठीक है, 2,80,000 प्रति माह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करते हैं? सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट होगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब होगा भारत की संसद के पास। ठीक है, किसके पास है? भारत की संसद के पास। तो भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि वो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास। नेक्स्ट होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सही जवाब होगा फतिमा बीबी। फतिमा बीबी जो कि भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट होगा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को ये संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। नेक्स्ट होगा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही जवाब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो राष्ट्रपति का पद किनके पास चला जाता है दोस्तों? तो ये चला जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट यानी वकील होना चाहिए? सही जवाब होगा 10 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का के वकील या एडवोकेट होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? सही जवाब होगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो कि सबसे अधिक समय तक भारत में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लगाकर जुलाई 1985 तक यानी 1696 दिनों तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहा है? सही जवाब होगा कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। और कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर तक कुल 17 दिनों के लिए, ठीक है, 17 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें, ठीक है, और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। यही आपका हमारा मोटिव रहता है कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में हर तरह से हेल्प मिल सके, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।